इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेजेंडरी इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल प्रेजेंट मार्केट रिकवरी के बारे में क्या सोचते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस में छोटे इन्वेस्टर्स को कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मोमेंटम जो है ठीक हमें एक तो देखिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब 5-10% का करेक्शन हो जाए या इवन 5-10% बढ़ भी जाए। रामदेव जी से पूछा गया कि अभी जो मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है तो क्या हमें चिंता करना चाहिए। उनका जवाब था, अभी तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कब 5 से 10% का करेक्शन हो जाए या इवन 5 से 10% बढ़ भी जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेक्शन का डाउट है, बढ़ भी सकता है। तो जो मार्केट के ड्राइवर्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, जैसे लिक्विडिटी है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है, कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम है, ऑन स्लॉट ऑफ रिटेल है, तो ये सब चीज़ें अभी भी इंटैक्ट है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंडिया में रिकवरी के मोड पे है, पूरा इकोनॉमी ओपनिंग अप है, स्लोली एक के बाद एक स्टेट खुलते जा रहे हैं। तो आप देखिए जीएसटी कलेक्शन है, जितने भी इंडिकेटर्स है सब इम्प्रूव कर रहे हैं। तो माहौल बहुत सही है अभी। माहौल जो है वो इकोनॉमी रिकवरी का है। और जो कॉर्पोरेट है जिनको बेनिफिट है पर्टिकुलरली ओपनिंग अप में, जैसे पूरा फाइनेंस सेक्टर है, पूरा बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर ने पूरा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट। तो जैसे जैसे इकोनॉमी की रिकवरी होगी उनका क्रेडिट कॉस्ट नीचे आएगा और लोन टेक ऑफ भी होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां ओपनिंग अप के कारण बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो माहौल अच्छा है इकोनॉमी में एंड इन्वेस्टर्स भी बहुत एंथुसियास्टिक है। तो बाज़ार दोनों तरफ इवनली पावरफुल है। 5% ऊपर भी जा सकता है, 5% नीचे भी जा सकता है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि अभी जो डिजिटल कंपनीज आ रही है उनके वैल्यूएशन मैट्रिक्स में क्या स्कोप है। तो उनका जवाब था, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, जो डिजिटल कंपनीज आ रही है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग है, इनका पोटेंशियल बहुत अलग है। तो अगर उनको पुराने ढंग से वैल्यूएशन करेंगे तो पहले तो वो गलती होगी, और दूसरा तो ये समझ लीजिए कि ये अलग ही एनिमल है, दे आर डिफरेंट एनिमल्स। तो उनका वैल्यूएशन भी अलग ढंग से होगा। शेयर बाजार में काम है कौन कितना कमा सकता है उसका वैल्यू निकालने का, चाहे वो डिजिटल कंपनी हो या फिजिकल कंपनी। जो डिजिटल कंपनी के पोटेंशियल्स है, चाहे वो भारत की कंपनी हो, मतलब जिनका एड्रेस देश के लिए हो, या इंटरनेशनल हो। डिजिटल कंपनीज का मज़ा ये है कि कंपनी कैन बी वेरी ग्लोबल, मतलब 7 बिलियन पॉपुलेशन है, $90 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें आप खेल सकते हो। डिजिटल का पावर क्या है कि आज जो सक्सेसफुल है, आज एक शहर में है, वो अब 5 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। ये जो स्केलेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है, ये फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड बिजनेस एंड न्यू बिजनेसेस। जैसे आप स्टील कंपनी देखेंगे, सीमेंट कंपनी देखेंगे, दे आर ओल्ड बिजनेसेस। उनको आप जैसे 10 मिलियन टन है, 50 मिलियन टन ओवरहाइप नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल कंपनी में कुछ सक्सेसफुल है आज, जैसे गूगल सक्सेसफुल है, एफबी सक्सेसफुल है, तो ये कंपनीज 10 साल में पूरी दुनिया में पहुंच सकती है। तो उस टाइप की कंपनीज के पास पावर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो या डिजिटल बिजनेस में हो, जिसके कारण से वो कंपनी स्केल हो सकती है। ऐसी कंपनीज इंडिया में बनेगी जैसे अमेरिका में हुआ, चाइना में हुआ। इंडिया में उसकी शुरुआत है। पहले नेशनल कंपनीज आएगी, फिर इंटरनेशनल कंपनीज आएगी, और हो सकता है कि कुछ कंपनीज पहले से ही इंटरनेशनल में हो, तो इनके वैल्यूएशन अलग होंगे क्योंकि बहुत एसेट लाइट होते हैं। इनका जितना ग्रोथ होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस से होता है, बैलेंस शीट से नहीं होता है। तो उनका जो वैल्यूएशन का ट्रिक होगा वो अलग होगा, और वो चीज़ रामदेव जी भी अभी सीख रहे हैं। ये कंपनीज अलग है, अब इसको कैसे वैल्यू करें वो भी सीखना पड़ेगा, कंपनीज भी सीखना पड़ेगा और उसका वैल्यूएशन भी सीखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या आप आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन के बारे में टिप्पणी दे सकते हैं। रामदेव जी कहते हैं, जो इंडियन टेक है, जो 95-96 में चालू हुआ, और जो अपॉर्चुनिटी था उस समय, जो 95 से 2000 जो हुआ, तो वो टाइम कंस्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी थी। आपको जो डिफ़िकल्टी थी Y2K की, वो आपको 3 साल के अंदर सॉल्व करनी थी। तो उसके कारण से यहाँ पे आपको सस्ते में जो इंजीनियर्स मिले, सब कंपनी ने बहुत पैसे बनाए, बट वो अपॉर्चुनिटी वॉज ओनली फॉर 3 to 4 years। ये जो अभी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग फ्लैट, ये सब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो कंपनी बनेगी तो 10 में से एक ही सक्सेसफुल होने वाली है। अभी कौन सा सक्सेसफुल होगा हमको नहीं मालूम, वो साल बताएगा। 95 से 2000 में सैकड़ों कंपनीज, टेक कंपनीज अभी भी लिस्टेड है, बहुत सारी, लेकिन बचे 5 ही खिलाड़ी है।
तो अभी 500 कंपनीज आएगी और बचेंगे सिर्फ 10 से 12 बड़ी बड़ी कंपनियाँ। खास बात यह है कि 95 से 2000 में जो हुआ टेक कंपनीज का, उसमें सब कंपनीज का बिजनेस मॉडल मोर और लेस सेम था। इंडियन कॉस्ट अमेरिकन वैल्यू, $5 में इंडिया में बना सॉफ्टवेयर $25 में बेचने का मॉडल था उस टाइम पे। लेकिन सब कंपनीज का यही था, सेम कंपनी थी, सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर था। यहाँ डिजिटल में सब चीज़ अलग है। कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई फूड में कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई फाइनेंस में कर रहा है। मतलब आप दुनिया का फिनटेक कर सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत लंबे समय की अपॉर्चुनिटी है, और इसमें जीतने के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी है। तो अभी तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इसमें क्या है, देखिए, कंपनी तो जीतेगी 10 साल में, लेकिन शेयर बाजार में उसकी जीत और हार 2 साल में होने वाली है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि वो मिड कैप आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन के बारे में क्या सोचते हैं। उनका जवाब था, जो ट्रेडिशनल इंडियन आईटी है वो सर्विसेज कंपनी है। दे आर नॉट स्ट्रिक्टली डिजिटल कंपनीज, दे आर एक्चुअली डिजिटल एनेबलर्स। मतलब आपको डिजिटल कंपनीज बनानी है तो उसकी जो सर्विसेज होगी वो ये कंपनीज करके देगी। तो इनका काम काफ़ी हेड काउंट ड्रिवन है। तो वर्ल्ड वांट टू गो डिजिटल ऑल नाइट, तो इतनी कैपेसिटी इन कंपनीज के पास नहीं है। जो लास्ट ईयर में रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग हुआ, तो इस साल कंटिन्यूसली क्वार्टर बाय क्वार्टर बुकिंग बढ़ते जाएगा, और इसका एग्जीक्यूशन भी विद अ लैग ऑफ 2 to 3 क्वार्टर्स विल ऑल्सो स्टार्ट हैपनिंग। कंपनी अच्छी है तो कंपनी की लॉन्गेटिविटी अच्छी है, ये सब तो मालूम है। आज का वैल्यूएशन क्या है ये भी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि एक कंपनी जो आज $1 बिलियन टर्नओवर की है और $200 मिलियन की प्रॉफिट है, वो 5 साल के बाद 2 बिलियन की होगी या 3 बिलियन की होगी। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझ आएगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि इंडस्ट्रीज के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनका जवाब था, हम लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हैं, तो कोई भी सेक्टर एकदम ज़ीरो नहीं होता है। ऑटोमोबाइल भी है, उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि अब सेमीकंडक्टर नया प्रॉब्लम आ गया है। आपको कार खरीदनी है तो आपने पिछले 12 महीने में नहीं खरीदी बिकॉज ऑफ अननोन इवेंट्स और समथिंग, तो वो तो आपको आगे पीछे खरीदना ही है। हमने सोचा था कि जैसे ही ये ओवर होगा तो सबसे पहले दुनिया लाइन लगाएगी कार खरीदने में, लेकिन कार का प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है। तो उसके कारण से रिकवरी जो है वो डिले हो गई है। तो ये सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम 2 महीने का है या 3 महीने का है वो नहीं पता, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, बाजार में क्या है, अपॉर्चुनिटी है, कार्स बिकेंगी, लेकिन स्टॉक सबड्यूड रहेंगे, और जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे वैसे प्रोडक्शन पिकअप होगा, और डिमांड तो है ही अच्छा, तो काफ़ी रिकवरी आएगी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्या आपको इंश्योरेंस सेक्टर में मल्टी ईयर बुल रन दिख रहा है? उनका जवाब था, इंश्योरेंस में क्लियरली वी हैव अ मल्टी डिकेड बुल रन पर से, जो मार्च 2020 में हुआ उसकी वजह से नहीं। देखिए, वो बेचते क्या है, वो फियर बेचते हैं। तो अभी तो लोगों में इतना डर बढ़ गया है, जिनकी पास पॉलिसी नहीं थी या जो सोच रहे थे कि करना है, वो सब के सब ये 12 से 18 महीने में सब करेंगे। तो आपको बहुत बड़ा बम्प मिलेगा अगले 4 से 6 क्वार्टर में, बहुत ज़ोर से काम होगा। तो इसमें अभी इमीडिएट तो ग्रोथ है ही, और आगे भी बहुत लंबा ग्रोथ होगा, बिकॉज इंश्योरेंस जो है वो प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे आपके पर कैपिटा बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सोफिस्टिकेशन आएगा और काफ़ी ग्रोथ आएगा। दूसरा ये कि आपको जो पीओसीयू का शेयर है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस, वो शेयर कम होते जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। जैसे बैंक्स में हुआ वैसे यहाँ भी होगा। तो एक तो आपका ग्रोथ है 15 to 17% इंडस्ट्री लेवल पे। आपका जो प्राइवेट सेक्टर लिस्टेड है उनका इंडस्ट्री ग्रोथ है 20 to 20%। जो अच्छी कंपनी है वो और 1 से 2% से आगे बढ़ाएगी। तो ये बहुत लीथर कॉम्बिनेशन है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड हाई क्वालिटी, सिक्लिकल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो कैंडिडेट है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से नई कंपनीज और सेक्टर्स ओल्ड कंपनीज और सेक्टर्स को रिप्लेस कर पाएगी। उनका जवाब था कि दोनों होगा। आपको नए लोग जैसे ओला का आ रहा है वो भी होगा, और एक दो और भी आएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग प्लेयर जैसे हीरो बजाज, टीवीएस, आयशर, ये सब के पास कैश फ्लो है और उनको समझ है, क्योंकि उनको करना ही यही है और वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो नए कैंडिडेट है जैसे ओला है, वो इनका पूरा की पूरा मार्केट शेयर ले जाएंगे और ये चुप बैठे रहेंगे, ऐसा लगता नहीं है।
सबके प्रोडक्ट्स आएंगे और इनके पास एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है 3,000 से 5,000 करोड़ का, और वो तो कैश फ्लो चालू है, सब लोग लॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है, हालांकि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है फ्रॉम आईसी टू इलेक्ट्रिक, लेकिन ज़्यादा एग्जिस्टिंग प्लेयर ही डोमिनेट करेंगे इसको। आपको स्टॉक मार्केट में किस चीज़ से डर लगता है? एक चीज़ जो डर लग रहा है, ये जो ग्लोबल लॉजिस्टिक जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, चाहे कंटेनर का हो, चाहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो, ये प्रॉब्लम चाहे सोचो कि 2 से 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम और बढ़ गया है। तो इससे कुछ कंपनीज को फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पूरे विश्व में भी हो सकता है। तो वो एक तरीके से अभी जो लो कॉस्ट ऑफ मनी है, जो सेंट्रल बैंक के हाथ जो खुले हुए हैं, वो उनको शायद जल्दी ना खींचना पड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। एंड रामदेव जी को लगता है कि अगले 4 से 6 महीने में ख़त्म हो जाए, सब सुधार हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी पेचीदा होते जा रही है। पिछले महीने में मार्केट बढ़ गया है, अब इसमें आपको 15 से 20% के करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन शेयर्स नहीं बेचने चाहिए। मतलब मेनली पोटेंशियल लॉस के लिए तैयार रहना चाहिए। एक लॉस होता है परमानेंट लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर का जो लॉस होता है और जो पोटेंशियल लॉस होता है, एक जो परमानेंट लॉस बुक कर लिया वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आपको 50 से 100 हो गया और 100 का 90 हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉस हो गया, आपका एक टेम्पररी लॉस है। 100 से 90 हुआ है, अभी 90 वाला 180 होने वाला है, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। आपको दोनों देखना पड़ेगा, आपको 100 का 90 होते देखना पड़ेगा और 90 से 180 भी होते हुए देखना पड़ेगा। लेकिन आप 90 से 180 तभी देख सकते हैं जब तक आप 100 से 90 देखने के लिए तैयार ना हो। अगला सवाल है कि स्टॉक मार्केट से बेटर रिटर्न कहाँ मिल सकता है? उनका जवाब था, जो मासेस होती है, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल्स। ये लोग मार्केट रिटर्न भी नहीं कमाते। आप बैंक में जाएंगे तो आपको 5 से 6% मिलेगा, लेकिन आपको 15% बाजार दे रही है, तो वो आप कमा ले। वो कैसे कमाए? उसके लिए बहुत सीधा तरीका है। आप जो है म्यूचुअल फंड्स खरीदें, और अगर आपको नहीं मालूम कि कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, तो एटलीस्ट ETF खरीदें। आप इंडेक्स खरीदें, ताकि बहुत कम पैसों में आपको सेंसेक्स या निफ्टी का ETF मिल जाएगा, और वो आपको पूरे बाजार का रिटर्न दे देगा। तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप बाजार में घुसे पहले। दूसरा ये कि आप समझें कि आप इन्वेस्टर है या स्पेक्यूलेटर। देखिए, कोई चीज़ खराब नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेशन में जीतना बहुत मुश्किल है और इन्वेस्टमेंट में हारना बहुत मुश्किल है। ये ख्याल रखिए आप। तो आप समझिए आपको क्या करना है।